सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर ब्रिक्स इस वक्त जो है दुनिया का हॉट टॉपिक है, लाइमलाइट के अंदर है। और आपने इसके ऊपर सबसे पहले 1985 के अंदर रिसर्च पब्लिश की, जब ये शुरू भी नहीं हुआ था। और उसके बाद आपने 2016 में दो रिसर्च पब्लिश की बेस्ड ऑन दिस ब्रिक। फिर आपने 2017 में एक पेपर लिखा और अब आपने 2024 में लिखा। सर इस वक्त रोल क्या है ब्रिक्स का ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर? Yes, it's very topical issues and very important topic. It is going to affect many economic conditions of many countries. Economic development, it will affect global economy, it will affect individual countries and at the end affect करेगा पब्लिक के ऊपर भी affect करेगा। अच्छा। इसलिए आपने जो टॉपिक चूज किया है वेरी रेलिवेंट, ये हमारे सबके ऊपर असर करने वाला है। एक दिन में नहीं, इसको सालों महीनों लगेगा। तो ब्रिक्स जो है ये मैंने 1988 में जब लिखा था तब वो ब्रिक्स नहीं था, लेकिन एक स्ट्रगल थी गरीब मुल्कों की, हम अमीर मुल्कों से आजादी हासिल करें, हम इनके साथ दोस्ती रखें लेकिन अपनी सॉवरेंटी को भी रखें। अपनी हर मुल्क का अलग अलग इकोनॉमिक निज़ाम है, उसकी अलग हिस्ट्री है, उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट डिफरेंट है, लेबर की लिटरेसी रेट डिफरेंट है, इकोनॉमिक सिचुएशन डिफरेंट है, कुछ मुल्क कर्जदार है, कुछ कोई कर्जदार नहीं है। तो दोनों में अलग अलग इकोनॉमिक रियलिटी को समझा जाए फिर आगे बढ़ा जाए। तो उस वक्त 1988 में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था 1970s में इंडिया में, तो इसकी बहुत बड़ी तहरीक चली थी, इंडिया गवर्नमेंट लीडिंग कर रही थी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाऊंगा बिफोर आंसरिंग योर कमिंग टू द मेन टॉपिक। जी। तो क्या हुआ इंडिया में 1974 में, इंडिया लीडर था नाना लैंड मूवमेंट, जो कहते थे जिसके करीब 100 प्लस मेंबर्स थे, जितने गुलाम मुल्क थे जो आजाद हुए थे सब मेंबर थे नाना लैंड मूवमेंट। उसमें इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, ईरान सब उसके मेंबर। तो उस वक्त तो ईरान एक्टिव नहीं था लेकिन फिर भी मेंबर था, क्योंकि वो शाह ईरान पावर। लेकिन अमेरिका बरतानिया ने इसका बहुत अपोज किया कि ये तो या रूस के साथ हो या हमारे साथ। लेकिन इन्होंने बीच का रास्ते अख्तियार किया था कि हम दोनों के साथ नहीं, हम अलग एक गुट बना रहे हैं। इसका नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट। उसमें टीटो और नासिर और इंदिरा गांधी और कास्ट्रो, क्यूबा वगैरह के लोग बहुत शामिल थे। क्यूबा मुल्क, कास्ट्रो जिसका लीडर था, फिडेल कास्ट्रो। तो ये था कि भाई हम अपने मुल्क का इकोनॉमिक भला चाहते हैं, तो उसको कहते थे कि अपने मुल्क में तजारत बढ़ाएं, क्योंकि हमारे मुल्क जो कानूनी हुआ था तो हर चीज जो है लंदन, अमेरिका, फ्रांस से गवर्न होती थी। हम कैसे आजादी बनाएं, तो उसका एक रास्ता ये था, एक डेवलपमेंट का ये रास्ता था कि अमेरिका से आप दोस्ती करें, वही आपको आगे बढ़ाएगा। दूसरा रास्ता था कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उससे तजारत करें, क्योंकि हजारों साल पहले हम गुलाम नहीं थे जी, 500 साल पहले, तो आपस में तजारत होती थी बगल वाले मुल्क से। तो कानूनी ने सब बदल दिया इकोनॉमिक रिलेशन। तो क्या हुआ कि तो इसलिए इंदिरा गांधी ने इसके ऊपर बहुत वो किया। लेकिन 1975, 6, 7 तक 3-4 साल के अंदर दुनिया की इकोनॉमी चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई कि दुनिया में तेल की कीमत बहुत बढ़ गई, पेट्रोल की, और जो और अमेरिका का इंटरेस्ट रेट जो है लो हो गया। तो अमेरिका ने खूब कर्ज दिया, पेट्रो डॉलर जो था अमेरिका के पास, बैंकों में बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठा हुए थे पेट्रोल प्राइस की कीमत बढ़ने से। तो फिर अमेरिका ने गरीब मुल्कों को दिया कि आप परेशान मत हो, ये उधार ले हमसे। तो जब उधार ले लिया उन्होंने, उसके बाद 1980 में अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो जो कर्ज थी उस पर सूद ब्याज बहुत बढ़ गया। तो फिर गरीब मुल्क सब परेशान हो गए सूद ब्याज की वजह से। तो जब वो परेशान हो सूद ब्याज की वजह से, तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, हम तो बैंकरप्ट हो रहे हैं, बैंकरप्ट हो गए तो ट्रेड यूरोप से बंद हो जाएगा जी, ट्रेड बंद होगा, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो हम बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अमेरिका ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमसे आईएमएफ से डील करें और हमारी बात माने तो हम आपको रिलीफ देंगे, हम और कर्ज दे देंगे, आपका सूद ब्याज आप हम और कर्ज लेके पुरानी कर्ज वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो गरीब मुल्कों ने अब कर्ज, उसको कहते हैं डेट क्राइसिस। तो जब इतना कर्ज बढ़ गया उनके ऊपर, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि हमारा कोई, तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं और कर्ज लेना तो साउथ साउथ कोऑपरेशन बंद करें। अच्छा। और अमेरिका की बात सुने आप, आईएमएफ की बात सुने आप। तो आईएमएफ रिकमेंडेशन की बात हुई कि आईएमएफ की बात सुने, एक्सपोर्ट बढ़ाएं
और कर्ज को फिर रीशेड्यूल करें, ये वो 1979-80 में ये चल रहा था। तो सब गरीब मुल्कों ने बिल्कुल बंद हो गए साउथ को, और गरीब इकॉनमी पूरी तरह अमेरिका के अंडर में आ गई, सही। जो कि डीकॉलोनाइजेशन 1950 में आजाद हो गई, फिर से वापस आ गई, उसे न्यू कॉलोनी बढ़ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, इत्तेफाक से रूस भी खत्म हो गया 1991 में, तो और दुनिया अमेरिका के कब्जे में आ गई, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। जी। पहले ये बाय बाइपोलर, सॉरी यू राइट, बाइपोलर वर्ल्ड, थैंक यू वेरी मच। तो ये यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया 1991 में। फिर क्या हुआ कि यूनिपोलर वर्ल्ड होने की वजह से और गरीबी बढ़ गई दुनिया में। रूस में बहुत गरीबी बढ़ गई, चीन में भी आगे बढ़ रहा चीन, लेकिन रूस और अफ्रीका बहुत गरीब हो गए, ये आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी की वजह से। हर मुल्कों में आईएमएफ लागू की पॉलिसी लागू हुई, रूस में भी लागू हुई। बोरिस जेल्सिन के जमाने में जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, वो दोस्त था अच्छा। तो पुतिन से पहले। तो क्या हुआ कि जब तक पुतिन ने भी आईएमएफ को एक्सेप्ट किया शुरू में, आज के 25 साल पुरानी बात, तो बहुत गरीबी वहां बढ़ गई। अब लैटिन अमेरिका में पूरी डेट ने बहुत गरीबी बढ़ा दिया, अफ्रीका में भी, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह गरीबी बढ़ गई, ये न्यू लिबरल आईएमएफ प्रोग्राम की वजह से। मैंने कई बार इसके बारे में रिसर्च पब्लिश किया। फिर क्या हुआ कि तो क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि गरीब मुल्कों ने चुपचाप हो गए, कोई नहीं कुछ कहता था अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि बोलेंगे तो आईएमएफ से कर्ज नहीं मिलेगी, कर्ज नहीं मिलेगी तो आपका इंपोर्ट नहीं होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो आपके लोग भूखे मर जाएंगे। जी। ये हुआ। तो फिर क्या हुआ कि इत्तेफाक से चाइना एक मुल्क ऐसा हुआ जिसने एक नया रास्ता खोला, लड़ाई झगड़ा नहीं, दोस्ती करके अमेरिका से। उनसे टेक्नोलॉजी लिया, अपने मुल्क में उनके कैपिटल को इन्वाइट किया, और इन्वाइट करके उसने प्रोडक्शन बढ़ाया। तो क्या हुआ कि उनकी एक्सपोर्ट बढ़ा तो उन्होंने बहुत पैसे कमाए तो उनको री इन्वेस्ट किया, अपने मुल्क में री इन्वेस्ट करके, और तरक्की, लिविंग कंडीशन बढ़ गया। तो पिछले 30 सालों में चाइना ने 800 मिलियन, करीब करीब 80 करोड़ लोगों को गरीब से अमीर बना दिया। दुनिया में हिस्ट्री में कभी नहीं ऐसा हुआ, इतनी कम उसमें वक्फे में इतने ज्यादा लोगों की गरीबी दूर कर दिया है, ये कहीं नहीं दुनिया में हुआ। जब बर्तानिया दुनिया का मालिक था तो उसने अपने गरीब मुल्कों को बजाय गरीब दूरी करने से उनको एक्सपोर्ट कर दिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, कोई गरीबी नहीं दूर हुई। लेकिन चीन ने अपने ही मुल्क में चाइनीज को रख के गरीबी दूर कर दी। चाइनीज 2-4 मिलियन लोग बाहर गए हैं, लेकिन 140 मिलियन, 101 बिलियन 400 मिलियन लोग, करीब 1.5 अरब लोगों को उन्होंने अपने ही मुल्क में रख के गरीबी दूर की। ये बहुत बड़ी बात है। एनीवे, तो ये हुआ। तो फिर जब चीन इमर्ज हुआ पावर, इकोनॉमी चेंज होने लगी। पहले दुनिया में अमेरिका के पास सब गोल्ड होता था 1950 में, जी। अब अमेरिका के पास 25% भी गोल्ड नहीं। अमेरिका की प्रोडक्टिविटी गिर गई, अमेरिका को एक्सपोर्ट खत्म हो गया, इंपोर्ट बढ़ने लगा, चीन का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, इंपोर्ट कम होने लगा, तो दुनिया चेंज होने लगी। जहां चाइना इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमिक शेयर बिल्कुल नहीं था 1970s में, अब जो है उनका शेयर बहुत बढ़ गया है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडिया और चाइना स्पेशली बहुत आगे बढ़ गए। और भी कौमें आगे बढ़ी, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, कोरिया है, जापान है, और तरक्की वगैरह बढ़े। लेकिन इंडिया और चाइना बहुत आगे बढ़े, स्पेशली चाइना। चाइना ने पिछले 30 सालों में अपनी इकोनॉमी को 6 गुना आगे बढ़ा दिया, रियल टर्म में, माइनस इन्फ्लेशन। ये सब बढ़ी। तो जब ये इकोनॉमी दुनिया में चेंज हो गई, गरीब मुल्कों का शेयर बढ़ गया दुनिया की दौलत में, तो वो अपने पॉलिसी को भी चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि पुरानी पॉलिसी से उनका मकसद नहीं पूरा हो रहा है। चाइना ने तो बहुत काम किया अपनी इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया ने भी किया नजर आ रहा है, ब्राजील ने भी किया। यस, ब्राजील ने भी किया। ब्राजील ऐसा मुल्क है जो 1800 बहुत साल पहले आजाद हुआ था पोर्टुगीज कॉलोनी से। अच्छा। लेकिन ब्राजील की पॉलिसी जो है आगे बढ़ी, फिर कमजोर हो गई। 1980 में वो भी डेट क्राइसिस में आ गया, अमेरिका की कर्जदार हो गया, आईएमएफ वगैरह का। लेकिन ब्राजील में पिछले 20-22 साल में, जब से ये लूला प्रेसिडेंट हुआ, उसकी पार्टी आई, तो उन्होंने गरीबों के ऊपर काफी इन्वेस्ट किया। अच्छा। तो डोमेस्टिक उन्होंने जॉब क्रिएशन किया और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाया। उससे ब्राजील में 2 चीज आगे हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत आगे बढ़ गया, तो ब्राजील खूब एक्सपोर्ट करता है, चाइना खूब उनकी चीजें खरीदता है।
ओके। चाइना में जो मीट प्रोडक्शन होता है उसका पूरा जो है सीरियल वहाँ से आता है, ब्राज़ील से आता है। तो अमेरिका और ब्राज़ील में बाकायदा कॉम्पिटिशन है कि कौन सस्ता चीज़ चाइना को एक्सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर में। Yeah. और ब्राज़ील ने आल्सो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में आगे बढ़ा है। तो दोनों चीज़ में आगे बढ़ा लेकिन स्लो है कंपेयर टू चाइना। बट इट हैज़ डन, इसने बहुत तरक्की की पिछले 25-20 सालों में ब्राज़ील में। यू आर राइट। तो ये हुआ ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स जो है ये ब्रिक्स कोई लड़ाई नहीं है अमेरिका वगैरह से। ये चाहते हैं कि हम किसी तरह दोस्ती करके आगे बढ़ें। देखिए इंडिया एक ऐसा मुल्क इसका मेंबर है। ये 2006 में ब्रिक्स बनी और अमेरिका उस वक़्त सपोर्टर था ब्रिक्स का, क्योंकि ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन एससीओ के ऊपर बनी थी। एससीओ का मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है, उसमें बहुत गरीबी बढ़ी थी, रूस से आज़ाद हुए थे, तो इनके यहाँ क्या हुआ कि आपस में कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। जब कोऑपरेशन बढ़ाई तो अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया। अमेरिका ने उस वक़्त जब ब्रिक्स शुरू हुआ तो अमेरिका ने कोई अपोज़ नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि ये ऐसे ही अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, हमको फ़ायदा ही होगा, ट्रेड बढ़ेगा, हमारा भी ट्रेड बढ़ेगा। लेकिन अब ये इनकी इकोनॉमी और बढ़ गई, चीन और इंडिया, रशिया की, और यूक्रेन वॉर हो गई है। और रशिया पिछले 20 सालों में अंडर पुतिन लिविंग कंडीशन बहुत बदल गया है। रशिया जो है उसके पास काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमी में कर लिया उसने। इकोनॉमी उसकी स्लो डाउन नहीं हो रही। आईएमएफ ने अभी पिछले महीने एक रिपोर्ट पब्लिश की है रशिया के ऊपर कि इकोनॉमी वेस्ट में सबसे टॉप की इकोनॉमी होगी नेक्स्ट विद इन 1 ईयर इन रशिया। टर्म्स ऑफ पर ईयर ग्रोथ। हम्म। और यूक्रेन एक एक वॉर ने उसको कोई उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं किया, बल्कि उसका रूबल स्ट्रांग हो गया है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि उसने ईरान, इंडिया, चाइना से ट्रेड बढ़ा दिया है। और साउथ अफ्रीका अफ्रीका से भी बढ़ा दिया। यू आर वेरी यू आर वेरी राइट। तो ये सब जो है मतलब दुनिया की इकोनॉमी चेंज हो रही है। पहले पूरी दुनिया की इकोनॉमी अमेरिका और यूरोप वाले अकेले खाते थे केक जो है। जी जी। अब वो गरीब मुल्क जब आगे बढ़े तो कहे हमको भी शेयर दो। वो लड़ाई नहीं करना चाहते। देखिए रूस हो सकता है अमेरिका से दुश्मनी आजकल कर रहा है, पहले दोस्त थे जी। लेकिन चाइना लड़ाई कोई नहीं चाहता अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसेस है दुनिया भर में। चाइना के पास चाइना के बाहर कोई मिलिट्री बेस नहीं है। तो चाइना एक मिलिटरीली बहुत वीक कंट्री है। इकोनॉमिकली चाइना स्ट्रांग है, मिलिट्री वाइज चाइना बहुत वीक है अमेरिका से। सही। रशिया अमेरिका के साथ मिलिट्री वाइज बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली बहुत वीक है। अच्छा। अभी भी रशिया, लेकिन रशिया ने क्या किया अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया है डाइवर्सिफिकेशन करके। उन्होंने ईरान से, इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, एज राइटली यू सेड, उसने बाकायदा वेस्ट अफ्रीका से बहुत दोस्ती कर ली, बुर्किना फासो से अभी उसने बहुत दोस्ती कर ली है, सेनेगाल से, नाइजीरिया से, इन मुल्कों से दोस्ती बढ़ा रहा है। ये क्या नाम है रशिया। उसी वजह से रशिया जो है ईरान के ऊपर भी सपोर्ट कर रहा है। सीरिया में रशिया ने बहुत कोऑपरेशन बढ़ा लिया है। तो ये ब्रिक्स जो है ये ऐसा हो रहा है, ब्रिक्स जो है ये चाह रही कि हम अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करें और वेस्ट से कोई लड़ाई ना करे, लेकिन वेस्ट हमारे मफाद को कंट्रोल ना करे। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग को वेस्ट कंट्रोल ना करे। हमको अपनी खुद मुख्तारी दे दे, लेकिन हमसे लड़ाई नहीं। वो लड़ाई करेंगे तो कमज़ोर हो जाएगा। वो चाहते हैं कि हम किसी तरह, जैसे अमेरिका नाराज़ हो गया ईरान से, उसने उसका सब पैसे ज़ब्त कर लिया। उसका 300-400 बिलियन डॉलर पिछले 40 साल से अमेरिका ने ज़ब्त कर रखा है, 79 से। जी। बल्कि 43 इयर्स हो गए, नहीं दे रहा है। उसी तरह रूस का जब से यूक्रेन वॉर हुई 2.5 साल पहले, तब से रूस का करीब 350 बिलियन डॉलर अमेरिकन बैंक ने फ्रोज कर रखा है। यूरोप में जो जमा था रशियन, वो भी फ्रोज कर रखा है। तो ये सब वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपकी हमारी थोड़ा बहुत फर्क हो पॉलिसी थिंकिंग में, लेकिन हमारी पॉलिसी को आप न कब्जा करें। और अमेरिका देखिए, तो इस वक्त ब्रिक्स को जो है ना, ब्रिक्स चाह रहा है कि हम ट्रेड को लोकल करेंसी में बढ़ाएं, बजाय अमेरिकन में पे करने के। अब इंडिया खरीद रहा है रूस से तेल, बजाय अमेरिकन डॉलर में जो पहले पे करता था इंडिया, अब वो लोकल रूबल करेंसी में पे करना चाहते हैं, कर रहे हैं आजकल। दूसरा, चाइना इंडिया से जो ट्रेड करता है वो चाहता है लोकल करेंसी में पे करें और रूबल जो हो रहा है। तो अब गरीब मुल्क जो है चाहते हैं कि हम डॉलर से न पे करें, क्योंकि डॉलर जब उसकी प्राइस ऊपर नीचे जाती है तो गरीब मुल्क को बहुत सफर करना पड़ता है। तो ये, और दूसरी बात चाहते हैं कि हम लोकल करेंसी में पे करें, पहली बात। दूसरी चाहते हैं जो रिजर्व हम रखते हैं गोल्ड रखें, ना कि अमेरिकन डॉलर रखें, ताकि डॉलर की डिमांड कम हो, ताकि डॉलर का डोमिनेशन कम हो। थर्ड जो है वो स्विफ्ट है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटर बैंक
फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा। ये एक ऐसा स्विफ्ट अमेरिका ने बनाया था करीब 15 साल पहले। ये था 1990s में। बेल्जियम में बनाया था, लेकिन अमेरिका का उस पे डोमिनेशन था कि जब चाहे एक मुल्क दूसरे मुल्क में पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, सामान वहाँ से खरीद सकते हैं, लेकिन इट हैज़ टू गो थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू स्विफ्ट। ये हर दुनिया की बैंकों ने एक्सेप्ट जी। किया था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, इसको अमेरिका यूज़ कर रहा है अपने मफाद के लिए। अगर अमेरिका आपका दोस्त नहीं तो वो बंद कर देता स्विफ्ट से पेमेंट जो है। तो अगर बंद हो जाएगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेंगे, सामान दूसरे मुल्क से कैसे खरीदेंगे, पैसा कैसे भेजेंगे दूसरे मुल्क। आज रशिया जो है, यूरोप में कोई रशियन पैसा नहीं भेज सकता क्योंकि स्विफ्ट से बाइकआउट कर दिया यूक्रेन वॉर की वजह से। ईरान को उन्होंने बंद कर रखा है। तो वो चाहते हैं कि इसका एक एक अल्टरनेटिव रूट हो, ताकि अमेरिका सबका जो है सबको गला न बंद कर दे, सबको जो है फांसी की सजा न सुना दे, मतलब कि कंट्रोल न करे अमेरिका। इसका थोड़ा मल्टीलेटरल वो पावर हो, स्विफ्ट जरूरी है। और चाहते हैं रिजर्व जो है वो लोकल गोल्ड में हो, सॉरी गोल्ड में हो या लोकल करेंसी हो। एक दूसरी बात, तीसरी बात, ट्रेड जो है वो डाइवर्सिफिकेशन हो। लेकिन ट्रेड अब भी पेट्रो डॉलर का बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड पेट्रोलियम में बहुत होता है। और अरब मुल्कों ने अभी बायकॉट नहीं शुरू किया डॉलर का, लेकिन धीरे धीरे जब चाइनीज इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड ग्लोबल शेयर में बढ़ेगी तो एवरीबडी हैज फाइंड अल्टरनेटिव। जो अल्टरनेटिव में मतलब वो सपोर्ट करेंगे इस तरह के ब्रिक की डिमांड को। ब्रिक की डिमांड कोई बड़ी एक अपनी जद्दोजहद की लड़ाई के लिए डिमांड है। ये बड़ी लंबी डिमांड है। गुलामी के खिलाफ आजादी की तरफ जो है, रोशनी की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने के लिए डिमांड है, ताकि गरीब मुल्कों को भी हक मिले। अमीर मुल्क जो है, जानते हैं अमीर मुल्क की आबादी कितनी, 14% आबादी दुनिया भर में है। ये 85% दुनिया के रिसोर्स अब भी खा रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं। कैसे दुनिया में अमन होगा जब चंद लोग दुनिया की सब दौलत खाएंगे, उन पे उनका कंट्रोल होगा। तो जरूरी है कि दुनिया की दौलत गरीब मुल्कों तक स्प्रेड हो, वहां तक। बहुत अच्छा आपने बताया। बस हम इसको ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट को। जाने से पहले सर ये बताएंगे कितना अरसा लगेगा पेट्रोल डॉलर को वाकई कम हो जाने में, कि 50-50% हो जाने में, कि दूसरा जो लोकल करेंसीज हैं वो उसके मुकाबले में आ जाएंगी? अबाउट कितने इयर्स लग जाएंगे? जस्ट इजी टू अंडरस्टैंड। ये दो तीन वजूहात पे है, दो तीन उसके है, फैक्टर पे है। एक फैक्टर यूक्रेन वॉर बंद हो जाए। अच्छा। दूसरा फैक्टर है ये फिलिस्तीन की वॉर न बढ़े। अगर फिलिस्तीन वॉर बढ़ेगी तो फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ईरान के ऊपर, बहुत बर्बादी हो जाएगी, उसकी तेल सब बंद हो जाएगा, क्योंकि तेल पर बमबारी होगी तो बंद हो जाएगा। तेल बंद हो जाएगा तो दुनिया का जो 6-7% ईरान से तेल आता है वो बंद हो जाएगा। तो ईरान के करीब जितने सब हैं मुल्क, वहां तेल बमबारी होगी, अमेरिका के बेसिस पे होगी। रूस का कुवैत, दुबई, कतर और सऊदी अरब, ओमान, सबका तेल दुबई का बंद हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ईरान जो है रिटेलिएट करेगा, उन पे अपनी रॉकेट मारेगा। तो देखा आपने 2 साल पहले हूती ने, 2.5 साल पहले हूती ने एक छोटा सा रॉकेट मारा था सऊदी अरब के ऊपर, उनका 2 महीने तेल बंद हो गया था सप्लाई, छोटे से रॉकेट से। जब हूती और ईरान और ये ईरान के हिजबुल्लाह वगैरह रॉकेट मारेंगे अमेरिकन बेसिस पे और तेल के कुओं के ऊपर, तो आग लग जाएगी, तो तेल प्राइसेस जो है 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इससे फिर ग्लोबल जो पुअर कंट्री की इकोनॉमी है उस पर असर बहुत पड़ेगा, अमीरों पे भी पड़ेगा। गरीब जो है, जो तरक्की कर रहे हैं, उनकी तरक्की रुक जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि अगर ये वार न बढ़े तो उम्मीद है कि 10 साल में पेट्रोल डॉलर का असर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, इसलिए जो है ना, अभी सऊदी अरब देखिए, अभी ब्रिक्स में उन्होंने बुलाया था सऊदी अरब को, सऊदी अरब में मेंबर भी बन गया है। लेकिन आजकल सऊदी अरब सुन रहा, हो सकता है ट्रंप आने के बाद इकोनॉमी अमेरिका की बढ़ेगी, वो सोच रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कभी होगा। अच्छा। हो सकता है 2 साल के लिए बढ़े, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रक्चरल क्राइसिस में, मैंने इस पर कई आर्टिकल पब्लिश किया है। फिर उससे बात करेंगे हम इंशाल्लाह। तो ये है कि सऊदी अरब देखिए, अभी इसलिए सऊदी अरब कह रहा, हो सकता है 2-1 साल में अमेरिकन इकोनॉमी नहीं डाउनफॉल होगा तो हम अमेरिका के साथ न छोड़ें। लेकिन ये पेट्रो डॉलर 10 साल में, उम्मीद 10-15 साल में अगर पीस रही, गरीब मुल्कों को तरक्की करने का मौका मिला, उनकी इकोनॉमी बर्बाद न हुई, आग न, उस पर बमबारी न हुई उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो उम्मीद है कि 10-15 साल में पेट्रो डॉलर का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे 1940 से पहले दुनिया की करेंसी पाउंड होती थी, 1950 में नोबडी नोज पाउंड। अब आज देखिए दुनिया करेंसी डॉलर। तो दुनिया चेंज होती रहती है, कभी कभी चेंज बहुत तेज होती है, हमको हिस्ट्री भूल जाती है क्या हुआ। तो 1940 से पहले कोई अमेरिकन डॉलर नहीं जानता,
1940 से पहले से पाउंड दुनिया की करेंसी थी, पाउंड। ठीक है ये सर। सब है, इसलिए मैंने किया। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर भी हम बात करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक्स। गुड।